नमस्कार दोस्तों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जिनमें हमें क्या करना है, जिनमें हमें बताना है। देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, वो हमें बताना है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्नावली 3.5 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास दो समीकरण दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या फिर जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, ये बताने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरणों में से क्या करना होगा, A1 B1 C1 और दूसरी समीकरण से A2 B2 C2 निकालना होगा। उसके बाद हमारे पास तीन कंडीशंस होगी, जिनमें से पहली होगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर स्थिति ये है तो क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल होगा। अगर स्थिति है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर हैं तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी स्थिति है, अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर है लेकिन C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियां हमें ध्यान में रखना है, इन्हीं के आधार पर हम बताएंगे कि किसके कितने हल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से, जिसमें पहली समीकरण का व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण के लिए व्यापक रूप होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो पहले समीकरण की ये जो हमारी पहली समीकरण थी, इसे हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये हमारी समीकरण एक थी, छोटा सा लिख लेते हैं, ये समीकरण एक थी और ये क्या थी, हमारी समीकरण दो थी। तो पहले समीकरण की तुलना हम पहले समीकरण के व्यापक रूप से जब करेंगे तो देखिए यहाँ से x का गुणांक क्या है, A1 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है। जब कुछ भी नहीं होता तो उसके साथ 1 छुपा होता है, तो इसका मतलब A1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए y का गुणांक B1 है और पहली समीकरण में y का गुणांक क्या है, 3 है, उसके साथ चिन्ह माइनस है, तो B1 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। C1 हमारा देखिए यहाँ से C1 है और यहाँ पे C1 की जगह क्या है, चिन्ह के साथ अगर ले तो -3 है, तो C1 का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक रूप से करें तो x का गुणांक यहाँ A2 है, यहाँ x के साथ गुणांक क्या है, 3 है, तो A2 का मान क्या आएगा, 3। ठीक है, y का गुणांक है B2 और यहाँ से y का गुणांक क्या है, -9 है, चिन्ह के साथ लेंगे तो B2 का मान -9 हो गया। यहाँ पर है C2 और यहाँ पर देखिए C2 की जगह क्या है, -2, तो C2 का मान हो गया -2। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना है A1/A2। तो A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3 है, ये 1/3 हो गया। B1/B2 क्या होगा, -3 है B1 और B2 है -9। इनमें से अगर माइनस माइनस कटेंगे तो 3 1 9 3, 3 3 9, ये B1/B2 जो है वो क्या आएगा, 1/3 आएगा। अगला है C1/C2, ये क्या है, C1 का मान है -3 और C2 का मान है -2। ठीक है, अगर यहाँ से माइनस माइनस कटेंगे तो क्या आएगा, 3/2। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 क्या है, बराबर है। A1/A2 भी 1/3 है, B1/B2 भी 1/3 है, लेकिन C1/C2 जो है वो 3/2 है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इस स्थिति में हमारा यहाँ पर हम देखते हैं, ये तीसरी कंडीशन है, इस पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है कोई हल नहीं है। जब कोई हल है ही नहीं तो निकलेगा नहीं, तो ये पहला हो गया, इसमें कोई हल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2x + y = 5 पहली समीकरण है, और पहली जो हमारी समीकरण है इसे हम अगर A1x + B1y + C1 के फॉर्म में लिखें तो इस 5 को हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा।
अब देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और दूसरी हमारी जो समीकरण है इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, और ये जो 8 बराबर के उस तरफ है इसे जब हम इधर ले आएंगे पक्षांतर करके तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा -8 बराबर 0। कोई भी समीकरण दी है तो सबसे पहले उसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बराबर के उस तरफ जो संख्या है उसे हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हमारी पहली समीकरण है इसे हम लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसे हम एक नाम देते हैं। और दूसरे को हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 1, और दूसरा हमारा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसे हम 2 नाम देते हैं। अब देखिए पहली जो समीकरण है उसकी तुलना किससे करनी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, क्योंकि यही तो व्यापक रूप है। और दूसरे समीकरण की तुलना करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दूसरे समीकरण का व्यापक रूप है। अब यहाँ से देखिए x का गुणांक है a1 और यहाँ से x का गुणांक क्या है 2 है, तो a1 का मान क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। y का गुणांक यहाँ से b1 है, यही तो होता है जब हम तुलना करते हैं तो पहले x के गुणांकों की तुलना करके लिख देते हैं तो वो a1 का मान हो जाता है, और y का गुणांक यहाँ पर क्या है b1 है, और यहाँ से y का जो भी गुणांक होगा क्या है इसके साथ कोई संख्या नहीं यानी कि 1 है, तो b1 का मान क्या हो गया 1 हो गया। फिर ये है c1, अब देखिए यहाँ से c1 की जगह पर क्या है -5 है, उसके चिन्ह के साथ हम लिखते हैं, तो ये हमें a1 b1 c1 मिल गए। अब दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं हम दूसरे व्यापक रूप से, तो x का गुणांक है a2 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3 है, तो a2 का मान हो गया 3। यहाँ से y का गुणांक क्या है b2 है, और यहाँ से y का गुणांक क्या है 2 है, तो ये तुलना हमने की तो b2 का मान 2 आया। यहाँ पर है c2 और यहाँ से c2 का मान क्या है, देखिए c2 की जगह पर है -8, तो ये हो गया a2 b2 c2। अब हमें क्या करना है, अब हमें a1 बटे a2 निकालना है, निकालते हैं हम a1 बटे a2, क्योंकि हमें इन तीनों स्थितियों से पता चलेगा कि कितने हल हैं, तो उसके लिए हमें a1 b1 c a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 चाहिए, ठीक है। चलिए a1 बटे a2 निकालते हैं तो क्या आएगा a1 का मान बटे a2 का मान, जब b1 बटे b2 करेंगे तो क्या होगा b1 का मान बटे b2 का मान, जब c1 बटे c2 करेंगे तो क्या होगा c1 का मान बटे c2 का मान। अब a1 बटे a2 2 बटे 3 है, b1 बटे b2 क्या है 1 बटे 2 है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये 2 बटे 3 है 1 बटे 2 है, ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये हमारी पहली स्थिति है, और इस स्थिति में क्या होता है केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। और प्रश्न में हमें कहा गया है कि अगर अद्वितीय हल हो तो क्या करना है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो जब इसके अद्वितीय हल हो गए, कितने हल हो गए, यहाँ पर लिख देंगे हम अद्वितीय हल है यानी कि एक हल है, तो जब अद्वितीय हल है तो इसे हम ज्ञात करेंगे किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। और हमारी जो वज्र गुणन विधि है वो क्या होती है, देखिए सबसे पहले हमें x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, तीनों में बराबर लगाना है, ठीक है। x के नीचे bc माइनस bc लिखना है, y के नीचे ca माइनस ca लिखना है, 1 के नीचे ab माइनस ab लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसे में हमें 12 21 12 21 और 12 21 ऐड कर देना है, ठीक है। हमने क्या लिखा 1 2 2 1 1 2 2 1, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया क्या b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सबसे पहले x का मान निकालने के लिए हम पहले और तीसरे वाले को ले लेते हैं। जब हम पहले और तीसरे वाले को लेंगे तो क्या होगा x बटे यहाँ से देखिए b1 c2 है और हमने यहाँ पे मान निकाला हुआ है वो हम रखते जाएंगे b1, तो b1 का मान क्या है यहाँ से 1 है इंटू c2 है, c2 का मान क्या है -8 है, उसके बाद क्या है माइनस है, फिर क्या है b2 है, b2 यहाँ से कितना है 2 है, ध्यान से मान को देखना है और कुछ भी नहीं है, b2 हो गया
इंटू C1 हो गया। तो C1 क्या है, -5 है, यहाँ लिख देना है क्या, -5। ठीक है, ये तो हमने B1C2 माइनस B2C1 का मान रख दिया बराबर। अब हम क्या ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, तो 1 A1 B2, यहाँ से देखिए A1 क्या है 2 है, इंटू B2 क्या है 2 है, माइनस फिर A2 है, A2 क्या है 3 है, और A2 के बाद B1 है 1। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए जब हम x वाले को हल, अब इसे हमें हल करना है, तो ये है x बटे, यहाँ से देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और 1 और 8 का गुणा क्या होगा, 8 एक करना 8 होगा। तो उसके बाद देखिए -2 है, -5 है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 2 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, बराबर 1 बटे, यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और -3 एकन्नम 3 हो गया। ठीक है, ये हमने सबका गुणा कर लिया, हल कर लिया। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, x -8 प्लस 10, माइनस और प्लस की संख्याएं आपस में घट जाती हैं, घटेगा तो आएगा 2, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का है 10, यानी कि 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का 10 माइनस का 8 प्लस का 2 आएगा, बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए जब तिर्यक गुणा होगा तो x का 1 से गुणा होगा x, और 2 का 1 से गुणा होगा 2, तो x का मान कितना आया, 2 आया। ये तो है x का मान। अब हम जब y का मान निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को y और 1 को लेना होगा। तो यहाँ से देखिए y और C1 A2 का मान रखिए, तो C1 का मान क्या है, -5 है, और A2 का मान क्या है, 3 है, माइनस C2 का मान यहाँ से है -8, और A1 का मान देखिए क्या है, 2 है। ठीक है, सारे मान हमें जो है सही से रख देने हैं ताकि कोई गलती ना हो, बिल्कुल ध्यान से हमें मान रखना है। हमने मान रख दिया, हमने क्या मान रखा, y, उसके बाद C1 A2 माइनस C2 A1 हमने मान रखा, बराबर क्या है, बराबर है 1 बटे, और हमने जब A1 B2 माइनस A2 B1 निकाला था तो ये तो वही होगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो ये हम वैसे ही लिख देते हैं, इसे हम दोबारा नहीं निकालते हैं क्योंकि एक बार हम निकाल चुके हैं। तो A1 B2 माइनस A2 B1 का मान क्या आया था, 1 आया था, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, y बटे, अब इसे हम हल करेंगे, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 15 होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 और 2 का गुणा 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस जो है वो क्या होंगे, घट जाएंगे, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 16 है, इसका चिन्ह प्लस है, तो +16 -15 प्लस का 1 आएगा, बराबर a बटे। अब देखिए जब तिर्यक गुणा होगा तो y का 1 से गुणा होगा y, और 1 का 1 से 1, तो y का मान क्या आया, 1 आया। तो देखिए वज्र गुणन विधि से जब हमने हल किया तो x का मान कितना आया, 2 आया, और y का मान 1 आया। ठीक है, तो ये थी हमारी वज्र गुणन विधि। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले 20 को इस तरफ लाना होगा, 40 को भी इस तरफ लाना होगा। तो हम जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y, और ये 20 जो है जब पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर 0। तो अब ये किसके फॉर्म में है, अब ये a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में है, और ये है हमारा पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा क्या है, 6x माइनस 10y, इसमें भी हम क्या करेंगे, 40 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर 0। ये है हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से x का गुणांक है a1, यहाँ से x का गुणांक है 3, तो a1 जो है वो क्या होगा, 3 होगा, y का गुणांक b1 है, और यहाँ से y का गुणांक है -5, तो b1 का मान क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद है c1, समीकरण 1 से c1 का मान है -20। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 हो गए। अब दूसरे समीकरण में देखिए x का गुणांक है a2, तो a2 है ये,
और यहाँ से देखिए x का गुणांक 6 है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा 6, y का गुणांक है b2 और यहाँ से y का गुणांक क्या है -10 है, यहाँ से है c2 का गुणांक है -40। तो ये था हमारा a2, b2 और c2। ठीक है, यहाँ से देखिए ये a2 हो गया, ये b2 हो गया -10 और c2 -40। अब हमें क्या करना होगा, a1 बटे a2 निकालना होगा। 3 बटे a1 है 3, a2 है 6, 3 बटे 6 हो गया। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, b1 का मान है -5, b2 है -10। c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, -20 बटे -40। अब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करेंगे इन सभी का, तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से माइनस माइनस कटा, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 1/2 आया, यहाँ से माइनस माइनस कटा, 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 1/2। तो देखिए a1 बटे a2 का मान है 1/2, b1 बटे b2 को जब काटा सरलीकरण किया तो 1/2, c1 बटे c2 का सरलीकरण किया तो 1/2, यानी कि ये तीनों ही क्या हैं, बराबर है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कौन सी स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। और इस स्थिति में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जिन्हें हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिख देते हैं अपरिमित रूप से क्या है, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो इसके अनेक हल है और हमें निकालना कब है, जब अद्वितीय हल होगा तभी हमें निकालना है। ठीक है, इसके अनेक हल है तो नहीं निकालना है।